हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। देखिए, अभी जैसे कि आप टॉपिक देख ही रहे होंगे यहाँ पर, तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ योर हाउ टू क्रैक JRF 2024। यानी कि इस बार का JRF हमें किस तरीके से निकालना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर वो थोड़े न्यू बिगनिंग भी हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जिन्होंने पहले एग्ज़ाम कई बार दे चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा होता है जिनकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो नहीं पाता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाती है। वहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, हमें क्या करना चाहिए ये बिल्कुल मैं बेसिक पॉइंट से आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि डूज एंड डोंट्स दोनों के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करते हो आप नेट या JRF की, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है लेक्चररशिप या फिर आपकी PhD, दोनों ही अपने आप में सबसे बड़ा रीज़न है आपकी इस चीज़ को क्लियर करने का कि आपको ये चीज़ क्यों क्लियर करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहला रीज़न जो है या फिर सबसे पहला मेजरमेंट या फिर तरीका आप जो बोलोगे कि इस चीज़ को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका मोटिवेशन। जी हाँ, देखिए, मोटिवेशन बेसिकली दो चीज़ों से डिवाइड होती है आपकी। एक होती है यहाँ पर एक्सटेंशन मोटिवेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कि मोटिवेशन तो सबसे पहले आप ये काम क्यों करना चाहते हो, आपका मन है या नहीं है, आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो आप ये देखिए। अगर आपका टीचिंग में ही इंटरेस्ट नहीं है और आप ये सोच के कर रहे हो कि यार कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो ठीक है नेट ही कर लेते हैं, तो देन जस्ट गेट आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि इस तरीके से कोई भी ये वाला कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर यहाँ पर नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज़, अगर आप मोटिवेशन के लिए दूसरे लोगों के पास जाओगे कि यार मुझे ये करना है, मैं कैसे करूँ, मैं क्यों करूँ, या फिर कोई दूसरे लोग आपको बताते हैं कि इस तरीके से ऐसे आपको करना चाहिए या फिर ऐसा ऐसे होगा तो ये कर ले, हमारे कहने से वाला एग्ज़ाम कर ले। जी नहीं, दूसरों के लोगों के कहने से जाओगे तो ये सिर्फ चीज़ें आपकी 5 दिन से ज़्यादा आपके दिमाग में हिट नहीं करेंगी। तो इट शुड बी देयर, इट शुड बी इन योर माइंड कि ये आपकी एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर की आवाज़ होनी चाहिए कि मुझे यार नेट करना है, मुझे इस बार JRF करके ही रहना है यहाँ पर। तो जब ये मोटिवेशन होगी ना, तो मैं लिख के लेती हूँ, कोई भी आपको JRF को क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहली तो चीज़ यही होती है आपकी। फिर आता है ड्रीम, आपका सपना। आपका सपना क्या है? JRF। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी चीज़ें जो आपको करनी है। सबसे पहले आपने ठान लिया आपको JRF चाहिए, तो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर लो और इस पर लिखो JRF विल बी माइन 2024। अब इससे क्या होगा, इसको आप पेपर को आपने एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप उठते बैठते, मतलब आपको जितने भी टाइम आप घर में हो या आप लाइब्रेरी में हो तो आपने डेस्क पर लगा लीजिए, आप अपने घर पर हो अपने बेड के साइड में मिरर के पास या फिर अपने टीवी के पास, जहाँ पर भी आपका फ्रंट रहता है, यानी कि जब सोते हो जब उठते हो जो आपको चीज़ दिखाई दे सबसे पहले वहाँ पर ये लगाओ। ये चीज़ मैनिफेस्टिंग का नाम आपने सुना होगा। कितनी ही चीज़ें होती हैं जो हमारे सोचने से, और इसको आप क्या करोगे, जब भी आप देखोगे इसको विजुलाइज करोगे कि ओके, कि आप ये सोचोगे कि मैं JRF यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ या JRF क्लियर कर चुकी हूँ। नाउ हाउ आई एम परसुइंग माई लाइफ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आप मानो या मत मानो, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है, ये साइकोलॉजिकल भी होती हैं आपकी, और ये चीज़ काम भी करती हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ना एक अलग ही मोटिवेशन आएगी चीज़ों को करने के लिए कि ओके यार, नहीं मुझे अपने टारगेट से नहीं भटकना है, JRF मेरा टारगेट है। और इस चीज़ को ना जीना स्टार्ट कर दो, जस्ट लिव योर ड्रीम। ठीक है ना, आपने इस चीज़ को देखो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये चीज़ आप विजुअलाइज करो कि जब मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा एंड देन व्हेन आई जस्ट लेट माय पेरेंट्स नो अबाउट दिस, हाउ दे विल गोना फील। ठीक है, हाउ दे विल गोना रिएक्ट, उनकी जो प्राउड मोमेंट वाला फेस होगा ना, उससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए शायद कुछ हो ही नहीं सकती है। कितनी सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि जब बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं दे आर जस्ट अबाउट टू क्राई, मदर्स के केस में होता है कि वो सच में रोने लगती हैं आपकी, तो वो हैप्पी टीयर्स जो रहेंगे आपके, दैट विल बी, देर इज़ नथिंग, आपका कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको आपके JRF से यहाँ पर दूर कर पाए। तो आपने क्या काम करना है, एक JRF, ये सबसे पहले तो ये चीज़ पेस्ट करनी है, अपने ड्रीम को जीना है और बार बार उस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि जब ये हो जाएगा तो मेरा
कैसा होगा, तब मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ करी। अब बात आती है बच्चे आपके सिलेबस की। देखो, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द सिलेबस। सिलेबस है क्या, क्या आता है, पेपर कैसे होते हैं आपके, पेपर किस तरीके से आ रहे हैं आपके। जैसे कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 हैं, तो ये चीज़ें एक तो सबसे पहले इसकी सब्जेक्ट की, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर पूरे सिलेबस की एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे फ़ोन में तो वो पूरा का पूरा सिलेबस है, मेरे लैपटॉप में है, मैं कभी भी सर्च करके देख सकता हूँ, जी नहीं। एक हार्ड कॉपी आपके सिलेबस की होनी चाहिए आपके पास। अब ये सिलेबस जो है वो आप उससे वेल अवेयर होने चाहिए कि कितनी चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। हार्ड कॉपी में आपके हर एक यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जितने भी यूनिट्स हैं उनमें से आप उनको डिवाइड कर लो। आपकी वीक यूनिट कौन सी हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट कौन सी है, और कौन सी ऐसी यूनिट है जिनमें आप क्या हो, एवरेज हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप स्टार्ट करोगे इससे, हाँ, ये नहीं करना है आपने। जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है या फिर जिनको लगता है कि ये यूनिट, जैसे कि पेपर 2 में जितनी भी चीज़ होती है वो आपने आपके सब्जेक्ट से आती हैं, वो आपने पहले पढ़ी हुई होती है, तो पहले उनको क्या करो, कवर कर लो। यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को कवर करो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी जल्दी कवर हो जाएंगी, इनसे ना आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा चीज़ों में। अब इसके बाद क्या करोगे आप, जो सपोज़ वीक यूनिट्स में आपकी 3 यूनिट्स हैं और इसमें सपोज़ 3 थी और इसमें भी आपकी 3 यूनिट है, अब इसकी आपने चारों के चारों यूनिट कवर कर ली, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा, यार आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज 4 यूनिट्स, नाउ आई जस्ट हैव टू कवर ओनली 6 यूनिट्स आर लेफ्ट दैट वुड बी कवर, ठीक है। ये आपकी साइकोलॉजिकल दिमाग में चीज़ें बनेंगी कि यार मैंने इसका मतलब 40% सिलेबस मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले उठाओगे आप इसकी एक यूनिट, उसको कवर करोगे। फिर आप उठाओगे इसकी यूनिट। अब एक साथ सारी एवरेज वाली को कवर नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सबसे वीक वाली पे चले गए ना एक साथ में, तो बोर हो जाओगे वहाँ पर। एवरेज में यानी कि कुछ आता है, कुछ नहीं आना, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो ये यहाँ पर ना एक आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट इसकी उठाओगे, दूसरी यूनिट आप इसकी उठाओगे। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को यहाँ पर कवर करोगे। अब जैसे इसी तरीके से आपने पेपर 1 में करना है। अब कुछ बच्चों के लिए पेपर 1 की सारी यूनिट्स ही आपकी कैसी होंगी, बिल्कुल ही नहीं होंगी यहाँ पर। अब एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पेपर 1 के अंदर जो गलतियाँ मैंने बच्चों को करते हुए देखा है, वो चीज़ क्या होती है, जैसे कि आपको पता है एक जो मैथ है वो भी आपकी एक यूनिट है, ठीक है। अब बाकी की 9 यूनिट बची, वो भी आपकी एक एक यूनिट है। हर एक यूनिट को आप टाइम देते हो 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरी यूनिट को। बट इन सम केस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जिस दिन से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी उसी दिन से ही वो मैथ को टाइम दे रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो, डेली 1 घंटा मैथ को दे रहे हो, ठीक है। डेली 1 घंटा जो ये 9 यूनिट चल रही हैं उनको भी, इनको तो आपने 1 घंटा दिया ही नहीं। 1 घंटा दिया तो सिर्फ 15 दिन तक, इसको 1 घंटा दे रहे हो आप 6 महीने तक। यानी कि 1 मंथ के अगर आप 30 दिन दे रहे हो तो 6 महीने के आप 1800 घंटे दे रहे हो, और इतना तो आप इनको भी नहीं दे रहे हो टाइम। यानी कि टोटल मिलाकर भी 9 यूनिट्स को आपने इतना टाइम नहीं दिया जितना आपने इकलौती मैथ यूनिट को दे दिया। फिर भी जो यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे उनकी भी आपको गारंटी नहीं होगी कि यू विल गोना मेक इट और नॉट, ठीक है, ये सॉल्व हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपकी यूनिट मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो भी छोड़ दो, तो भी आप इसको लास्ट के 1 डेढ़ महीने में कवर कर सकते हो। अगर मैथ यूनिट वीक है तो भी छोड़ दो इसको, ठीक है, तो भी आप इसको लास्ट के 1.5 महीने में कवर कर सकते हो। उतना ही कवर करो ना जितना आप कर सकते हो। अगर आपसे ये नहीं हो रही है यूनिट तो छोड़ दो, क्योंकि क्या होता है मैथ के अंदर जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन बनता है उसमें नंबर सीरीज़ का, एक बनता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का आपका, ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग में ब्लड ग्रुप का बन गया, A to Z रीज़न किसी का भी बन सकता है आपका, ठीक है। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचते हैं आपके, वो कॉस्ट प्रॉफिट के हो सकते हैं, टाइम डिस्टेंस के हो सकते हैं, आपके परसेंटेज के हो सकते हैं, कुछ भी A to Z आपकी चीज़ें हो सकती है कि उसकी एज इतनी थी तो उसकी एज इतनी कैसे हो गई। अब ये तो 2 आप कर ही लोगे, इन 2 की प्रैक्टिस सब करके जाओ। इनमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ तुक्का भी मारोगे तो एक तो सही होगा, यानी कि 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपने कर लिए ना। तो ये चीज़ें 3 क्वेश्चन कर लिए, अगर नहीं भी पढ़ के भी जाते पूरा तो भी तो 4 ही क्वेश्चन सही कर पाते। तो इतना टाइम वेस्ट करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ये चीज़ें बच्चे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेसिकली
सेकेंड, पेपर एंड पेपर 1 की दोनों की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। पेपर 2 के अंदर हमें क्या करना है, देखो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। एक तो इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखो चीज़ों में। सेकंड, पहले स्ट्रॉन्गर यूनिट्स को कवर करो, फिर अपनी वीक और एवरेज यूनिट्स को ऑल्टरनेटिव में लेकर चलो यहाँ पर। इस तरह के ऐसे आप करोगे इनको कवर सिलेबस में, ठीक है। और भी हम चीज़ें देखेंगे। अब आपने सिलेबस तो देख लिया, अपनी वीक, स्ट्रॉन्ग और तीनों यूनिट्स को आपने क्या कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम एक यूनिट को पढ़ रहे हैं। अब बात आती है नोट्स मेकिंग की। ये देखो, ये अपने आप में ना, अगर इस चीज़ को आपने सही से कर लिया तो 60% की गारंटी ना, आप अपने नेट को या जेरफ को क्लियर करने की पहले अपने हाथ में ले लेते हो अपना स्कोप अप। रीज़न क्या होता है, आपने एक यूनिट पढ़ी, सपोज मार्केटिंग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्टैटिस्टिक्स, जो मोस्ट कॉमनली सभी की यूनिट्स होती है एक आपकी। अब स्टैटिस्टिक्स यूनिट पढ़ी है, आज आपने पढ़े आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपने पढ़े हैं जितने भी हैं। अब इनके जो नोट्स रहेंगे आपके, सपोज पीडीएफ से पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, ये कम से कम आपके लेते हैं 10 पेजेस, ठीक है। अब आपने नोट्स बनाने हैं। क्या नोट्स भी आप क्या 8 पेजेस में बनाओगे, इसकी मतलब ही नहीं बनता। पैरामेट्रिक में आपके 4 टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक में आपके 4 टेस्ट है, ठीक है। दोनों के मिलाकर मुश्किल से मुश्किल एक पेज में, यानी कि प्रॉपर आगे और पीछे मिलाकर एक पेज में इसके नोट्स आ जाएंगे आपके। इससे ज़्यादा में आ ही नहीं सकते। हो सकता है कि एक पेज की पहली स्टार्टिंग में ही आपके इसके नोट्स आ जाए। तो ये चीज़ें आपने बच्चे सीखनी है कि 10 पेजेस के नोट्स आपके एक पेज में आने चाहिए, यानी कि 100 पेजेस के नोट्स आपके मुश्किल से 10 पेजेस में आने चाहिए। क्योंकि आपको पता है आपकी एक यूनिट ही आपकी एक बुक के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपने अपने नोट्स को जितने ज़्यादा क्रिस्प रखोगे आप, उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले अपनी पूरी यूनिट 1 को, अब सॉरी, आप पेपर 1 को, पेपर 2 को, दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपकी इन चीज़ों को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट्स हमेशा आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्प रखेंगे। अब एक चीज़ याद रखना, नोट्स के अंदर ना, जैसे कि सपोज आपने लिखने हैं कि लार्ज सैंपल आर दोज विच आर मोर देन 30, ठीक है। अब आप ये पूरी लाइन तो लिखोगे नहीं, सिंपल लार्ज सैंपल जो क्या होते हैं आपके मोर देन 30, इतना लिख दो। पूरी लाइन लिखने की क्या नीड है आपकी। तो इस तरीके से आपने दीज, डूड, फ्रॉम, इन सब का कोई रोल ही नहीं होता है आपके नोट्स के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नोट्स बना रहे हो, बुक नहीं छापनी, पीडीएफ नहीं छापनी है आपने, तो नोट्स बना ही क्यों रहे हो, पीडीएफ से ही पढ़ लो, बुक से ही पढ़ लो डायरेक्ट। आपकी ये गलतियाँ आप यहाँ पर नहीं करोगे। सेकंड चीज़, ये तो एक नॉर्मल, एक होता है आपका स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन हमारा क्या रहता है, जिसके अंदर हमारे ईयर्स होते हैं, नेम्स होते हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये सारे क्या होते हैं आपके स्टैटिक पोर्शन। इस स्टैटिक पोर्शन के लिए आप एक नोटबुक अलग से लोगे, जिसको आप डिवाइड कर लोगे, यानी कि जो पीछे के हाफ को डिवाइड कर लो। वहाँ पर लिखो अपने डाउट्स, ठीक है। अपने डाउट्स कैसे, कि जो भी चीज़ें आप सोल्व कर, सपोज आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो यहाँ पर, सपोज आप कुछ भी चीज़ें सोल्व कर रहे हो, उसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आई है दैट जिससे आप अवेयर नहीं हो, तो उसको गूगल करो। आपको पता है अभी नहीं कर सकते, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उस टाइम पे मत करो उस चीज़ को, अपने डाउट्स में लिखो। जब आप उस यूनिट को कवर कर लोगे या फिर उस दिन की आप पढ़ाई कर लोगे, बाद में आप जाकर अपने डाउट्स को लिखोगे, गूगल करोगे, और यहाँ पर अपने जो नोट्स हैं, नोट सेक्शन में जाकर उसको क्या कर लोगे, ऐड ऑन कर लोगे। बच्चे यही फ़र्क होता है आप में और जो बच्चे जेआरएफ लेके आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा ना, जिसकी वजह से आप रह गए और उन्होंने जेआरएफ क्लियर कर लिया। यही है एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप लैक कर देते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। फिर आता है पीवाईक्यू फोकस। आपको पता है टोटल मिलाकर आपकी 20 यूनिट होती है। आप 20 यूनिट में आपने जो थ्योरी है इतने अच्छे से कर लिया ना, कहीं से कुछ भी पूछ लो आपको पता है। लेकिन पीवाईक्यू तो उसी पैटर्न में नहीं आते ना। पीवाईक्यू का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता। यानी कि कई बार तो आपका जो सबसे अच्छा टॉपिक है उसका पीवाईक्यू भी आपको कई बार समझ में नहीं आता कि वो एटलीस्ट पूछना क्या चाह रहा है उस चीज़ के अंदर। तो आपने क्या करना है, थ्योरी पढ़ी, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाना है। अब जितने आपने, सपोज़ एक यूनिट हो गई है, या फिर सपोज़ आपने उसका एक यूनिट का टॉपिक कर लिया है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस ढूंढो। शायद एमसीक्यू ढूंढो, ज़रूरी नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लो उनके और उनको प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपका एक और चीज़, एक होती है पीवाईक्यू बुक से करना, ये
ठीक है, आप कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग के इनिशिएटिव फेज में यानी कि इनिशियल स्टेज के अंदर आप ये काम कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखोगे बुक से करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्या है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, वहाँ पर इसमें करना और इसमें करने में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो मेक श्योर जितने भी टेस्ट लगाओ हफ्ते में आप कम से कम 2 टेस्ट लगाओ प्रॉपर, ठीक है। जितने बहुत टेस्ट सीरीज़ हैं आपकी, यार टेस्ट सीरीज़ की कमी नहीं है। अब कितने ही प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जो मुश्किल से 200 रुपये में साल भर का आपको वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, इतनी सस्ती सस्ती टेस्ट सीरीज़ है, ले लो यार। इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमाने वाले भी हो, थोड़ा सा खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बुक से आपने क्वेश्चंस करने हैं इनिशियल स्टेजेस में, करो क्वेश्चन, लेकिन इस चीज़ को करना नहीं भूलोगे आप। सेकेंड चीज़ में ये होती है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आरा डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने करी तो ये चीज़ आपके लिए ही नुकसानदायक रहेंगी, आप ही दूसरे बच्चों से यहाँ पर पीछे रह जाओगे। क्योंकि जब आप कंप्यूटर बेस में करोगे ना, आप यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी देखोगे, आपकी वहाँ पर जो ये पैसेज होते हैं, अब पैसेज इतने बड़े होते हैं, स्क्रीन छोटी होती है, हमें इधर उधर करना पड़ता है, फिर इधर से इधर पढ़ना पड़ता है, तो उससे क्या होता है जो पढ़ा था वो भूल जाते हैं हम चीज़ों के अंदर। मैं आपको वैसे तो बताऊंगी कि हमें आपको आरसी कैसे सॉल्व करना है, आपने डीआई कैसे सॉल्व करना है, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है सॉल्व करने की, लेकिन अभी जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, ये आपके लिए ही उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो याद रखना, पीवाईक्यू तो फोकस करने ही करने। अब देखो पीवाईक्यू में एक चीज़ और आएगी, सपोज़ आपका क्वेश्चन था ये, अब इसके 4 ऑप्शन, आपको ये 3 ऑप्शन तो आते हैं, ये चौथा क्या है, इसमें ऐसी चीज़ क्या लिखी हुई थी, आपको समझ में ही नहीं आई वो चीज़। अब इसमें जो बच्चे ये AIR लाते हैं, जो बच्चे जेआरएफ करते हैं, उनको पता है क्या करते हैं वो, उनको पता है ये 3 टर्म से वो अवेयर हैं, ये टर्म उनको समझ में नहीं है कि ये टर्म कहाँ से है, ये उसको गूगल करते हैं और उसकी 7 से 8 लाइन अपने नोट्स के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यही फ़र्क है आप में और उन बच्चों में, याद रखना। आप इसको छोड़ के चल दोगे आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर, वो नहीं करते। इस क्वेश्चन के टॉपिक को देखो, क्या ये टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है, क्या ये मैं इस क्वेश्चन से, इस वाले टॉपिक से फुली अवेयर हूँ, मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है, ठीक है। ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन के अवे जितने भी ऑप्शन में टॉपिक लिखे हुए हैं वो मुझे अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं, वेल एंड गुड, यू कैन ईजिली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर आप अवेयर नहीं हो तो बच्चे इस चीज़ पर ध्यान दो, क्योंकि इन्हीं से ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर तो आपके लिए एक रेफरेंस है, एक मीडिएटर है, पढ़ना आपने है, प्रैक्टिस आपने करनी है। मैं आपको सारा सिलेबस पढ़ा दूंगी, मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो आपको सीखना पड़ेगा आपको। मैं आपके टेस्ट भी ले लूँगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये तो आपको ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप जब एक बात बताओ, अगर मैं पढ़ाती हूँ, जिन बच्चों का जेआरएफ होता है, जिन बच्चों का नेट होता है, उनको भी मैंने पढ़ाया, जिनका कुछ नहीं होता उनको भी मैंने पढ़ाया, लेकिन मेहनत तो इन्हीं की अपनी होती है ना, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर। हमारा काम सिर्फ आप तक कंटेंट पहुँचाना है, समझाना है, और आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़। तो याद रखिए ये चीज़ें आपने यहाँ पर फोकस करनी है। अब आती है रिविज़न। रिविज़न इज़ द ओनली की, रिविज़न इज़ द ओनली की टू गेट दिस पेपर क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, 10 यूनिट पेपर 1 में है, 10 यूनिट पेपर 2 में है, इसकी आपने 3 यूनिट पढ़ी, सपोज 10 आप आए, 1 यूनिट आपने पढ़ी, ये 4 यूनिट आपने कवर की, जब तक आप 5वें यूनिट पर आए आप पहली वाली यूनिट को भूल चुके हो, ये यूनिट ब्लैंक हो चुकी है आपकी, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो, ठीक है। अगर एक यूनिट को पढ़ने में सपोज़ आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो इसको रिवीजन करने में ना मुश्किल से मुश्किल स्टार्टिंग में आपको लगेगा आधा घंटा, कंटिन्यू रिवाइज करोगे, एक हफ्ते बाद ही इसमें लगेंगे आपको 15 मिनट, फिर लगेंगे आपको 10 मिनट, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा शायद आपको 7 मिनट में आप इस यूनिट को रिवाइज करोगे अपने नोट्स के साथ। अब आपने क्या ध्यान रखना है, अब एक बात बताओ, आप अगर घर में आप अपने पूरे दिन में 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो आपको मुश्किल से एक यूनिट को रिवाइज करने के लिए 10 से 15 मिनट निकालने हैं अलग से। यार एक काम करो, मत पढ़ो ना 3 घंटे, तुम 2 घंटे 45 मिनट पढ़ो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। वरना क्या फ़ायदा, तुम 5 मिनट पर आगे तुम पहली यूनिट भूलते जा रहे हो, तो उसका तो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं हुआ है तुम्हारा, ये चीज़ ध्यान रखोगे। तो रिविज़न तो आपने करनी ही नहीं है। और एक और चीज़, 10 यूनिट है ना, अगर तुमने एक एक यूनिट को भी उठा लिया, एक यूनिट इसकी एक यूनिट इसकी, यानी कि आधा घंटा रिवीजन के ले लो यार। 10 दिन का टाइम टेबल बना लो, और बना लो ये इस तरह लिख कर, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे
और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके का टाइम टेबल बना लो। ये कि मुझे इसको इस दिन ये वाली यूनिट रिवाइज करनी है, इस दिन ये वाली, इस दिन ये वाली, ठीक है। इस तरीके से एक दिन इसमें लिखना, अगर मंडे को है ना तो एक पेपर 1 की यूनिट है, एक पेपर 2 की यूनिट होनी चाहिए आपकी। एक चीज़ याद रखना आप इस चीज़ में। तो आप देखो जब आप थर्सडे पर आओगे यहाँ पर, तो ये वाला थर्सडे के ऊपर ये वाला मंडे वाला आपका यहाँ पर रिपीट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी नहीं करना, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 10 दिन के अंदर एक यूनिट को रिवाइज़ करना ही करना है। यहाँ पर जो यूनिट लिखी हुई हैं उनको लिख लो। मैंने यूनिट रिवाइज़ करी थी ये आपकी 10 तारीख को, सपोज़ 10 जनवरी को रिवाइज़ करी थी, तो आप उसको आगे लिख दोगे ना, वो चीज़ आपके यहाँ पर उसको इस तरीके के टाइम टेबल को ना अपने जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल है वहाँ पर स्टिक कर लो। अब आपको पता होना चाहिए कि यार 10 दिन अगर हो गई, 20 डेट आ गई, तो मुझे पता है ये यूनिट रिवाइज़ करनी है, मुझे 10 दिन हो चुके हैं तो ये यूनिट मुझे रिवाइज़ करनी है आज। 10 दिन के अंदर आप उस यूनिट को नहीं भूलोगे, और जब कीप ऑन रिवाइज़ करते जाओगे ना तो ये यूनिट्स देखिए सारी आपके दिमाग में रेडी रहेंगी। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, जब आप सपोज़ 5 मिनट पढ़ रहे हो, आप रिवाइज़ कर रहे हो सभी को, तो आप ये मत सोचना यार उस टाइम पर आप इसके बारे में सोच रहे हो और यार मुझे वो यूनिट याद है या नहीं याद है। नहीं याद रहती है। आप एग्ज़ाम करने जाते हो, जब तक पढ़ते हो लगता है ना कि सब याद है। एग्ज़ाम बुक बंद करते हो तो बुक बंद करते हो लगता है यार हम तो सब भूल गए, लेकिन जब एग्ज़ाम करते हो तो सब अपने आप याद आता है ना क्वेश्चन वाइज आपका। तो ये चीज़ बेटा, इस चीज़ पे डरना मत कि आप पता चल रहा पढ़ा 5 यूनिट रहे हो, सोचा फर्स्ट यूनिट के बारे में रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। प्रोडक्टिविटी नाम की एक पढ़ाई होती है आपकी, चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़ो लेकिन वो अच्छे से पढ़ो। अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन माइंड डाइवर्ट है ना, तो उस 5 घंटे की पढ़ाई का कोई भी यूज़ आपका नहीं है यहाँ पर। तो दैट इज़ द थिंग्स दैट यू नीड टू केप्ट इन योर माइंड, ठीक है। रिवीजन आपने करनी है, ये मैंने बता दिया है आपको कि किस तरीके से आपने रिवीजन करनी है। फिर आती है आपकी टेस्ट सीरीज़, जो मैंने बताया था कि टेस्ट सीरीज़ आपने एक तो यूनिट वाइज लगानी है। यूनिट वाइज भी बहुत टेस्ट मिल जाएंगी आपको टेस्ट सीरीज़। यूनिट वाइज जैसे ही यूनिट आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेकंड, जब आपका पूरा का पूरा पेपर 1 या फिर पेपर 2 कंप्लीट हो गया, अब लगाओगे आप एक तरीके से मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जो रहेंगे आपके 3 घंटे के, क्योंकि ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पर आप देखोगे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे अपनी सिली मिस्टेक्स, यहाँ पर आप देखोगे अपनी एंग्जाइटी किस तरीके से। और आप जब एग्ज़ाम दोगे, जब ये मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको ये सोच के बैठना है कि आप एग्ज़ाम सिस्टम में बैठे हो, ये आपका रियल एग्ज़ाम है जो आपका होने वाला है, यही है वो, अभी नहीं होगा, यही है आज। तो इसी सोच से बैठोगे तो आपको अपनी बहुत सारी गलतियाँ पता चलेंगी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, कि ये दिक्कतें आप यहीं सॉल्व कर लो, ये चीज़ें आगे जाकर आपको फेस करनी ही ना पड़े। तो दैट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज़ है। अब एक और चीज़, मैं पीवाईक्यू में आपको वो चीज़ बताना भूल गई। पीवाईक्यू में जहाँ जहाँ लगता है आपको डाउट है, जिन क्वेश्चंस में लगता है डाउट है, उसको जो मैंने बताया था ना, अपनी एक स्टैटिक नोटबुक बनाओ और उसमें डाउट सेक्शंस के अंदर उनको टॉपिक्स को लिख दो और उनके ऊपर भी काम करो। ऐसे नहीं जो आ रहा है बस वही आता जा रहा है, जो नहीं आ रहा है वो बाद में छूटता जा रहा है आपका, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। और ट्राई करो कि एक दिन के अंदर आप कम से कम एक नया टॉपिक यहाँ पर पढ़ो। एक नया टॉपिक यानी कि 6 महीने, 6 महीने यानी कि आपके कितने डेज़ हो गए यहाँ पर, एक महीने में होते हैं, तो यानी कि एक तरीके से आपके, या डिवाइड कर लो 6 महीने इंटू 6, 180, ठीक है। तो इतने सारे नए टॉपिक्स आप यहाँ पर क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे, आपके दिमाग में होंगे। ये मुझे शायद मैथमेटिक्स मेरी थोड़ी वीक है, देख लेना कितने डेज होंगे। एक दिन में अगर आपने एक नया टॉपिक किया है तो इतने 6 महीने के अंदर आप कितने नए टॉपिक करके जाओगे, तो आप और बच्चों से कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो। हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपके हार्डवर्क की। देखिए मैंने आपको बताया था टीचर जस्ट एक्ट लाइक एन रेफरेंस या फिर आपके मीडिएटर्स। बाकी के जो बाकी काम होंगे वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। टीचर ने आपको कंटेंट पढ़ा दिया, टीचर ने आपको एमसीक्यू भी दे दिए, प्रैक्टिस भी दे दी, टेस्ट भी ले लिए, लेकिन बच्चे जो रिवीजन है आपकी, जो आप अपने एंड से करोगे यहाँ पर कि आप 10 दिन के अंदर एक यूनिट को आपने रिवाइज़ करना ही करना है, सारी चीज़ें आपने बेसिकली खुद से करनी है यहाँ पर। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपने खुद से यहाँ पर हार्डवर्क अपना शो करना है इसके अंदर। तो दीज थिंग्स इट जस्ट गोना एंड ऑन योर पार्ट, ठीक है। टीचर का काम आपको पढ़ाने से ही हो जाता है, उसके बाद का काम आपका होता है इसके अंदर।
अब इसके बाद की आप बात करोगे तो कंक्लूजन में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं सारी की सारी, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं एक बार शॉर्ट में आपको उसका रिकैप दे देती हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले तो बच्चे, आपकी मोटिवेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपकी मोटिवेशन क्या है, और मोटिवेशन आपकी खुद की होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आप सिलेबस से अवेयर होने चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस आपके पास है, कौन कौन से सिलेबस का कंटेंट आपके पास है या नहीं है। और सिलेबस के अंदर मैंने आपको उन 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोला था, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। थर्ड चीज़ हमने बोली थी आपके MCQ प्रैक्टिस, यानी कि जो भी सिलेबस करा है उसमें सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया, उसके बाद ज़रूरी है उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर MCQ आपने प्रैक्टिस करनी है। एंड एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपका ड्रीम जो आप क्या करोगे, जैसे JRF इज़ ऑल माइंड 2024, यहाँ पर उसको पेस्ट कर कर, लिख कर, प्रिंट आउट निकलवा कर, कुछ भी कर कर आप उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। जहाँ पर भी आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, या फिर उठते ही और सोते ही, जो चीज़ें जहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलती हैं। फिर मैंने बताया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आपके नोट जितने ज़्यादा आपके क्रिस्प होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और एक स्टैटिक आपने डायरी बनानी है जिसके अंदर आपने जितने भी ईयर्स हैं, ऑथर्स के नेम हैं और अपने डाउट्स हैं, वो सारे आप वहाँ पर लिखोगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई है कि रिवीजन आपको ज़रूर करनी है, यानी कि 10 दिन के अंदर ही आपको अपनी यूनिट को रिवाइज़ करना ही करना है। एनी हाउ रिवाइज़ करना है, आधे घंटा निकालो दिन का एक और उसको रिवाइज़ करो। और टेस्ट सीरीज़ आपने लगानी है। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज़ लगाओ। अब उसके बाद जो लास्ट चीज़ है आपकी, वो रह जाएगी यहाँ पर आपका हार्ड वर्क, जो आपने करना है। और जितने अच्छे से आप करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बच्चे इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको आपका JRF लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। बस आपने डेली ये सोचना है कि आपको JRF आपने अचीव कर रखा है, आप PhD करोगे, आपके नेम के आगे डॉक्टर लगेगा, जो अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल चीज़ मिलेगी आपको सोसाइटी के अंदर। आपके पेरेंट्स विल बी मोर एंड मोर प्राउड ऑन यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ही इनफ होती हैं। तो आई होप दिस सेशन वॉज बी वेरी यूज़फुल फॉर यू कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मैंने हर एक पॉसिबल चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी है यहाँ पर। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ठीक है, ओके देन, थैंक्स यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।